हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए डिस्कल्टिवेटर इज गॉट की एपिसोड 64 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है रॉयल कैपिटल सिटी हुआ से, जहाँ पर इविल कल्टिवेटर सिटी पर अटैक कर देते हैं और बस चारों तरफ तबाही मची होती है। और इसी के साथ हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो सिटी का जायजा ले रहा होता है। और इसी के साथ हमें एक हेलीकॉप्टर के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जो दरअसल एलाइन मास्टर के लिए काम करने वाला एक सोल्जर होता है। और वो किसी को अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में कह रहा होता है कि हमारे सिटी को इविल कल्टिवेटर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मैं अभी सिटी का जायजा ले रहा हूँ और कुछ ही टाइम में यहाँ पर रीइंफोर्समेंट पहुँच जाएंगे। और तभी उसके पीछे एक धमाका होता है जिससे वो चौकन्ना हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो इविल कल्टिवेटर हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है और उसके पीछे 4 मैकेनिकल हाथ लगे होते हैं, बिल्कुल स्पाइडरमैन के डॉग ऑक की तरह। और वो कहता है कि फाइनली मैंने एक कल्टिवेटर अलायंस के चूहे को पकड़ ही लिया। और इसी के साथ वो अटैक करते हुए कहता है कि क्यों ना हम थोड़ा सा मजा करें। और वो अपने मैकेनिकल हैंड से हेलीकॉप्टर में सभी को मार देता है। और वो बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि क्या कल्टिवेटर अलायंस के सभी लोग इतने ही कमज़ोर होते हैं। और ये सब सिचुएशन कल्टिवेटर अलायंस के मेंबर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। और कल्टिवेटर अलायंस का वो छोटा बच्चा कहता है कि हमारे ब्रदर के साथ क्या हुआ। और ये सब देखकर कल्टिवेटर अलायंस के मेंबर लिन हुआ अपने की को अनलिस्ट करता है और गुस्से के मारे अपने टेबल को तोड़ देता है। और वो कहता है कि आखिर इन बास्टर्ड्स की ये हिम्मत कैसे हुई। पहले तो ये अटैकर्स हमसे छुप कर रहते थे, पर अब उन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये ओपन में आकर अलायंस को चैलेंज करें। और इविल कल्टिवेटर्स कल्टिवेटर अलायंस के मेंबर्स से ब्रॉडकास्ट करते हुए कहता है कि कल्टिवेटर अलायंस तुम्हारे पास बस 3 डेज है और इन 3 डेज के अंदर ही तुम्हें उस मिस्टीरियस कल्टिवेटर को हमारे हवाले करना होगा, नहीं तो 3 डेज बाद वह सिटी का नक्शा मैप से मिट जाएगा। और लिन हुआ गुस्से से कहता है कि हमारे कल्टिवेटर अलायंस के फोर्सेस को रेडी करो, मैं इस इविल कल्टिवेटर के कल्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तभी रिफाइनर 1 लिन हुआ से कहते हैं कि अभी तुम ऐसा मत करो, क्योंकि हमारे कल्टिवेटर अलायंस के मास्टर आइसोलेटेड ट्रेनिंग में गए हैं और उन्होंने हमें हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है और किसी भी तरह के एक्शन को लेने के लिए मना किया है। और लिनहुआ कहते हैं कि क्या हम इन जोकर्स के ये हरकतें बैठकर देखने वाले हैं। और कल्टिवेटर अलायंस का दूसरा मेंबर कहता है कि लिनहुआ, ये क्लियर हो गया है कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। चलो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि जब तक तुम सिचुएशन को समझ ना चाहो तब तक अपना मुंह बंद रखो। अभी वर्ल्ड सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है और ज़्यादातर इलाज वर्म होल के अंदर के बेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो लोग अपने बेस को नहीं छोड़ सकते। और रॉयल कैपिटल के मिलिट्री स्कूल के स्क्वाड भी अभी तक अपने सर्च से लौटी नहीं। और 3 दिन पहले ही हमने 5 ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज किया था और हमारे सभी कल्टिवेटर्स उन इविल कल्टिवेटर्स के हाथों मारे गए। वो इविल कल्ट के एल्डर्स पीक ग्रेड 8 तक पहुंच गए हैं। और मुझे लगता है कि हमें ये सब सिचुएशन दूसरों पर छोड़ देना चाहिए। और ये सब बातें सुनकर लिन हुआ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फायरलैंड के लोग तुम्हारे जैसे कावड़ नहीं होते जो फोर्स प्लेसेस से आते हैं। मुझे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर वो पीक ग्रेडेड कल्टिवेटर है। अगर एलाइन मास्टर अभी आइसोलेटेड ट्रेनिंग में नहीं होते तो मैं उनसे पूछ ही लेता कि वो हमारे इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दे और मैं उन बास्टर्ड्स को अब तक थाउजेंड्स टाइम हरा चुका होता। और कल्टिवेटर अलायंस का दूसरा मेंबर अपने फ्रॉस्ट ऑरा को अनलिश करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे डरता हूँ? और रिफाइनर 1 उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि चलो हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। अभी हमारे एलाइन मास्टर अपने स्टूडेंट के साथ आइसोलेटेड ट्रेनिंग में है और इसी टाइम इविल कल्टिवेटर कल्ट वालों ने सिटी पर अटैक कर दिया है। और इसी के साथ लिन हुआ और वो दूसरा कल्टिवेटर अलायंस का मेंबर ऑफिस से जाने लगता है। और लिन हुआ कहता है कि मुझे इस चाइनीज दाढ़ी वाले से कुछ डिस्कस नहीं करना, मैं कल ही इस इविल कल्टिवेटर कल्ट को संभाल लूंगा। और कल्टिवेटर अलायंस का दूसरा मेंबर कहता है कि मैं भी अपने ब्रेथ को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहता किसी एक ऐसे आदमी के लिए जो मेरे नज़रों से सिचुएशन को देख भी नहीं सकता। मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी के साथ वो दोनों कमरे के बाहर जाने लगते हैं और कमरे के एंट्रेंस में वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर एक कहता है कि अरे सोए के शक्ल वाले, मेरे रास्ते से हट जा। और दूसरा कहता है कि तू मुझे ये बोलने से पहले अपने शक्ल को मिरर में क्यों नहीं देख लेते। और रिफाइनर 1 इन दोनों को देखते हुए सोचता है कि एलन मास्टर के बिना हम एक अच्छे से मीटिंग भी नहीं कर सकते। और तभी कल्टिवेटर अलायंस का वो छोटा सा बच्चा रिफाइनर 1 के पास आ जाता है और उनके दाढ़ी को खींचने लगता है और वो खुश होकर कहता है कि चलो हम दोनों एक साथ खेलते हैं। और रिफाइनर 1 कहते हैं कि वेन क्यूजी, तुम मेरे दाढ़ी को छोड़ो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और तुम अपने बिहेवियर को जेंटल रखो। और इसी के साथ हमारा सीन एलाइन मास्टर की तरफ शिफ्ट होता है जो दरअसल एक लिक्विड चैम्बर में बंद होते हैं और उन्होंने एक एयर हेलमेट पहना होता है। और हम लिक्विड चैम्बर के बाहर टैंगमिंग को देखते हैं
और टैंगमिंग डिटेल्स को मॉनिटर करते हुए सोचता है कि फाइनली कल्टीवेटर एलायंस मास्टर के ग्रेट 9 कल्टीवेशन बेस स्टेबलाइज हो गई है और कल्टीवेटर एलायंस मास्टर को रेलम ब्रेक तक पहुंचने के लिए अपने बॉडी, माइंड और की को परफेक्टली फ्यूज करना होगा और जो कल्टीवेटर एलायंस मास्टर को ह्यूमन लिमिट्स को ओवरकम करने के लिए अलाउ करेगी और वो लोग वॉल के साथ जुड़ जाएंगे जिससे वो एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे और मैं इस टेक की मदद से इनका प्रोग्रेस मॉनिटर कर पाऊंगा स्क्रीन पर और इसके साथ साथ मैं कल्टीवेटर एलायंस के मास्टर को गाइड भी कर पाऊंगा और रेलम ब्रेक के मेंटल पावर को रिड्यूस करने में मैं उनकी मदद कर पाऊंगा जिससे हमारी सक्सेस रेट कुछ हद तक बढ़ जाएगी। मेरे प्रीवियस लाइफ में ये कल्टीवेशन मेथड कुछ टाइम पहले ही अपियर हुआ था और इसी के साथ हम कल्टीवेटर एलायंस मास्टर को स्पिरिट डोमेन के अंदर मेडिटेट करते हुए देखते हैं और इनके चारों तरफ बहुत सारे एंशिएंट वर्ड्स फ्लोट कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल एलायंस मास्टर रेलम ब्रेक थ्योरी के फर्स्ट टेस्ट को कर रहे होते हैं जिसमें कल्टीवेटर को अपने माइंड को एवेक करना होता है। इसी के साथ एलायंस मास्टर प्रोग्रेशन स्टेज तक पहुंच जाते हैं जिसमें कल्टीवेटर्स को अपने माइंड को रिलीज करना होता है और हम देखते हैं कि एलायंस मास्टर के चारों तरफ उनकी की फैलने लगती है और इसी के साथ एलायंस मास्टर अपने माइंड फ्यूजन के स्टेज को भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसी के साथ एलायंस मास्टर नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं जिसमें दरअसल माइंड को रिफाइन करना होता है और हम देखते हैं कि एलायंस मास्टर की चारों तरफ एक गॉडली ऑरा रिलीज हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि उनके अंदर से कुछ ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस निकल रहा होता है जो दरअसल स्पिरिट पॉइजन होता है और ये स्पिरिट पॉइजन उनके माइंड रिफाइनमेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइंड रिफाइनमेंट की प्रोग्रेस रेटिंग 80% होता है और डेंजर रेटिंग 43% होता है और इसे देखकर टैंगमिंग सोचता है कि एलायंस मास्टर की इनर की बिल्कुल प्योर नहीं है इसलिए उन्हें स्पिरिट पॉइजन का बैकलैश सहना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो रेलम ब्रेक तक नहीं पहुंच पाएंगे और इसी के साथ एलायंस मास्टर की मदद करने के लिए टैंगमिंग अपने डिवाइन सेंस को अनलिश करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइंड रिफाइनमेंट के प्रोग्रेस रेटिंग 75% और डेंजर रेटिंग 50% हो जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि टैंगमिंग अपने स्पिरिट को स्पिरिट डोमेन के अंदर भेज देता है और टैंगमिंग एलायंस मास्टर से कहता है कि एलायंस मास्टर अभी आप स्टॉप कीजिए, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो आपकी मेंटल पावर और इनर की एक दूसरे के साथ क्लैश होगी और आपकी मौत हो जाएगी। और एलायंस मास्टर कहता है कि टैंगमिंग अगर मैंने अभी गिव अप कर दिया तो मेरे पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा रेलम ब्रेक तक पहुंचने का। जिसे सुनकर टैंगमिंग स्पीचलेस हो जाता है और एलायंस मास्टर कहते हैं कि लाइफ को बस जीना ही एक खुशी की बात नहीं होती और हमेशा मरना ही कोई सफरिंग नहीं होता। 50 ईयर्स पहले मैंने अदरवर्ल्ड्स वालों को बैटलफील्ड में हराया था और ये मैंने बिना किसी मौत के डर से किया और इस वॉर के बाद मुझे बहुत सारी इंजरीज मिली थी और इन इंजरीज की वजह से मेरे लाइफ के बाकी के ईयर्स मुझे हेडक्वार्टर में बिताना पड़ा और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता आर्ट इतने डेंजर में होने के बावजूद। पर अब मेरे पास एक होप है रेलम ब्रेक तक पहुंचने का, भले ही इसके लिए मुझे मौत का ही सामना क्यों ना करना पड़े। और टैंगमिंग इमोशनल होकर कहता है कि मास्टर, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइंड रिफाइनमेंट का प्रोग्रेस रेटिंग 70% हो जाता है और उसका डेंजर रेटिंग 55% हो जाता है और हम देखते हैं कि एलायंस मास्टर खांसते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और एलायंस मास्टर खांसते हुए कहते हैं कि भले ही आज मैं यहाँ पर सक्सेस ना हो पर मैं किसी एक अच्छे रीजन के लिए मारा जाऊँगा। भले ही मैं बैटलफील्ड में अब शहीद नहीं हो सकता पर रेलम ब्रेक थ्योरी के डेवलपमेंट में अपना सेक्रीफाइस देने से कतराऊँगा नहीं। और टैंगमिंग सोचता है कि मैं अपने डिवाइन का इस्तेमाल करके एलायंस मास्टर के डिवाइन को कट ऑफ कर सकता हूँ जिससे ये प्रोसेस रुक जाएगा। पर जैसा कि मास्टर ने कहा कि अगर वो आज रेलम ब्रेक तक नहीं पहुँच पाए तो वो कभी भी ग्रेट 9 को सरपास नहीं कर पाएंगे। अगर वो इतने मरने के लिए डिटरमाइंड है तो मैं उनकी हेल्प करूँगा जितना मुझसे हो पाए। और इसी के साथ टैंगमिंग अपने स्किल को कास्ट करते हुए कहता है कि एलायंस मास्टर, ये मेरा ऑनर है कि मैं आपका स्टूडेंट बना। और इसी के साथ टैंगमिंग अपने मेंटल डोमेन स्पिरिट पॉइजन कैप्चर स्किल को अनलिश करता है और तभी टैंगमिंग के की से बने हुए कैप्चर ट्रैप्स उन स्पिरिट पॉइजन को कैप्चर करने के लिए जाते हैं और हम मास्टर ली को देखते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा स्पिरिट पॉइजन से तकलीफ हो रही होती है और हम देखते हैं कि उनका माइंड रिफाइनमेंट प्रोग्रेस 75% होता है और उनका डेंजर रेटिंग 59% होता है। और टैंगमिंग सोचता है कि मैंने डिवाइन सेंस में थोड़ी सी मास्टरी कर ली है और मेरी मेंटल पावर अभी पियरलेस रेलम के बराबर है पर मेरी इनर की अभी ग्रेड 4 की है और मेरी फिजिकल बॉडी ग्रेड 6 की है। और टैंगमिंग सोचता है कि मैंने एलायंस मास्टर के स्पिरिट पॉइजन को कैप्चर करने के लिए अपने डिवाइन सेंस को नीडल में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। और इसी के साथ हम एलायंस मास्टर को देखते हैं जिनकी हालत अभी थोड़ी सी बेहतर होती है और उनकी माइंड रिफाइनमेंट की प्रोग्रेस रेटिंग 85% हो जाते हैं और डेंजर रेटिंग 45% तक डिक्रीज हो जाता है। और हम टैंगमिंग को देखते हैं जो थोड़ा सा थक गया होता है और इसी के साथ एलायंस मास्टर की प्रोग्रेस रेटिंग 90% तक पहुंच जाती है और उनकी डेंजर रेटिंग 40% तक डिक्रीज हो जाता है।
और इसी के साथ एलन मास्टर की इनर की 100% तक प्यूरिफाई हो जाती है और एलन मास्टर के बॉडी के बाहर स्पिरिट पॉइजन लिक्विफाइड होकर निकल जाती है। और टेंगमी सोचता है कि एलन मास्टर को अब सभी स्पिरिट पॉइजन से राहत मिली और इसी के साथ प्रोग्रेस रेटिंग 92% हो जाता है और डेंजर रेटिंग 20% हो जाता है। और इसी के साथ हम एलन मास्टर को देखते हैं जो मेडिटेट स्टेट में होते हैं और उनके चारों तरफ उनकी इनर की फैल रही होती है। और टेंगमी कहता है कि मैं आपकी मदद बस यही तक कर सकता था, बाकी का काम आपको खुद करना होगा। और इसी के साथ एलन मास्टर की प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ के 100% हो जाती है और डेंजर रेटिंग 0 हो जाती है। और हम देखते हैं कि एलन मास्टर की येलो कलर की अब रेड कलर के ऑरा में बदल जाती है, जिसे देखकर टेंगमिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिर एलन मास्टर ने ये कर ही लिया। और इसी के साथ एलन मास्टर खड़े हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके मुंह से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और तभी एलन मास्टर अपने हाथ को बस थोड़ा सा ही मूव करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है बहुत बड़ा। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि एलन मास्टर की पावर बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हो गई है। और टेंगमिंग एलन मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन मास्टर, आप पियरलेस रियलम तक पहुँच गए। तो गाइस, इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।